मेरे दोस्त, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे भाई, ये जो वीडियो है क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। मेरे दोस्त, आइए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। मेरे भाई, पहला प्रश्न है हम सभी का, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? मेरे दोस्त, वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। यहां पे वैद्युत लिख दिया गया है, लेकिन होगा वैद्युत, विद्यालय वाला रहेगा, ये रहेगा वैद्युत। थोड़ा सा मोबाइल में मैं लिख नहीं पा रहा हूं, ठीक है, अब हाथों से, ठीक है, ओके। वैद्युत संयोजी ऐसा है, इसे वैद्युत संयोजी कहेंगे। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर एक चीज समझ लीजिए, हाँ जी, और वैद्युत संयोजी यौगिक आखिर है क्या, या क्या चीजें हैं? तो मेरे भाई देखते हैं, चीजों को समझते हैं। पहले देखिए, जैसे आप एग्जांपल के तौर पर आप सोडियम क्लोराइड को लीजिए। सोडियम क्लोराइड, आखिर ये सोडियम क्लोराइड जो है वो क्या है? ऐसे तो ये नमक है NaCl, लेकिन ये सोडियम क्लोराइड जो बना है, सोडियम और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया है और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन इनसे लिया है। तो ये जो यौगिक है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बन रहे हैं। ये जो NaCl बना है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से। इसलिए यह जो है आयनिक यौगिक भी कहलाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आयन भी कहते हैं। तो NaCl एक ही आयनिक यौगिक है, और इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक जो हैं वह वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरे दोस्त, हम सभी का अगला प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र, तो मेरे दोस्त, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। और मेरे दोस्त, आप जानते भी होंगे, इसे चूना पत्थर के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए मेरे दोस्त अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम सभी का अगला प्रश्न है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या। तो आप गौर से देखिए, हाइड्रोजन जो जल है, इसमें कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है? यहां पे कुछ नहीं, तो 1। तो यानी जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या है? या तो यहां पे देखा जाए 2:1। ओके, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरे दोस्त, हम सभी का अगला प्रश्न है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप ख्याल करिएगा कौन सा प्रश्न सही है। तो यदि गौर करें तो कॉपर है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट करने के बाद बन क्या रहा है? कॉपर ऑक्साइड। और ऑप्शन जो रिलेटेड है ऑक्सीकरण अवकरण से संबंधित कुछ ऐसा शब्द है। ओके, देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो यदि गौर किया जाए तो आप देखिए, कॉपर पहले अकेले था, इसके साथ हो क्या रहा है? इसके साथ ऑक्सीजन बढ़ जा रहा है। देखिए, कॉपर ऑक्साइड। तो यानी आप जानते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन जो है ह्रास हो, घटे, तो ऐसी अभिक्रिया जो होती है वह होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। इसे उपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो मेरे दोस्त, यहां पर गौर किया जाए तो यहां पर क्या हो रहा है? कॉपर के साथ ऑक्सीजन बढ़ रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन बढ़ रहा है। जिसमें ऑक्सीजन बढ़ेगा उसका बोलेंगे कि उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है बबुआ? ऑक्सीकरण हो रहा है बबुआ। चलो बबुआ, इस तरीके से ऑप्शन नंबर चला जा, सीखे क्या दोस्त? तो इस तरीके से देखा जाए तो हमने का आंसर ऑप्शन ए ठीक बा। अब अगला समझिए, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो मेरे दोस्त, सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है श्वेत होता है, सफेद होता है। और एक चीज ख्याल करिएगा, सिल्वर क्लोराइड AgCl2 और सिल्वर ब्रोमाइड, ये 2 यौगिक ऐसे हैं जिन पर प्रकाश
सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अर्थात AgCl2 को जब रिएक्ट कर AgCl2 पर AgCl2, मैं हाथों से ठीक नहीं लिख पा रहा हूं, सॉरी, इसे आप समझ लीजिएगा, भावनाओं को मेरे समझिएगा, ठीक है। ये बनेगा Ag अब प्लस Cl2, यानी हाँ, लेकिन ये ऐसे नहीं बनेगा। ये कब बनेगा, इसकी स्थिति है, इसकी कंडीशन है, इस कंडीशन को समझिएगा। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इसलिए इस रिएक्शन को प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया भी कहा जाता है या सौर्य वियोजन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ओके, आइए, हाँ, तो फिलहाल इतना याद रखिएगा, सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है, सफेद होता है, और सिल्वर क्लोराइड पर जब भी सूर्य की रोशनी पड़ती है क्या होता है, सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो जाते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। हम सभी का अगला प्रश्न है, ध्यान दिया जाए, अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, समीकरण CaCO3, उसके बाद ये रिएक्शन करके क्या बन रहा है, CaO अलग हो गया और फिर प्लस बन रहा है CO2। किस प्रकार का समीकरण है, तो गौर किया जाए मेरे दोस्त, तो CaCO3 ये एक यौगिक था, लेकिन अभिक्रिया करने के बाद CaO अलग और CO2 अलग, यानी एक यौगिक ने भाग लिया, एक कंपाउंड ने, एक सब्सटेंस ने भाग लिया और बना क्या, दो यौगिक बना, दो सब्सटेंस बना। तो आप जानते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक जो है टूटकर दो या दो से अधिक यौगिकों में या पदार्थों में बढ़ जाए, उस अभिक्रिया को कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसे हिंदी में वियोजन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। आइए मेरे दोस्त अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम सभी का अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग यानी वृद्धि, तो अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया, जब भी ऑक्सीजन का योग हो या वृद्धि हो तो उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। उसे हिंदी में उपचयन, ऑक्सीकरण भी हिंदी ही है, और ऑक्सीडेशन कहते हैं इंग्लिश में, तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। तो जब ऑक्सीजन का योग होगा और हाइड्रोजन का ह्रास होगा तो ऑक्सीडेशन, उपचयन या ऑक्सीकरण, राइट ना। और जब ठीक इसी का उल्टा, ऑक्सीकरण में जो है ऑक्सीजन बढ़ेगा का मतलब मैं प्लस लिख रहा हूं, आयन नहीं समझिएगा इसको, और हाइड्रोजन घटेगा। ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन में ये है, और अवकरण या अपचयन में ऑक्सीजन की मात्रा घटता है और हाइड्रोजन का मात्रा बढ़ता है। आई होप कि आप ये बातें समझ रहे होंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का योग बोला है, इसलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया अर्थात उपचयन अभिक्रिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े। आइए देखा जाए और समझा जाए। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व यक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व यक्स का नाम बताइए, मेरे दोस्त। ऐसा तत्व देखना है जो शुरुआती दौर में काला होता है। यक्स की जगह पर कोई भी तत्व हो सकता है जो काला होता है, लेकिन गर्म करने पर, गर्म होगा तो यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, ऑक्साइड बनाएगा, वह काले रंग का होता है। तो मेरे दोस्त वह है कॉपर, तांबा। ये तांबा जो है शुरुआत में भूरे रंग का होता है, लेकिन जब गर्म किया जाता है तो ये कॉपर ऑक्साइड बनाता है, और कॉपर ऑक्साइड बनाने की वजह से इसका रंग जो है काला हो जाता है। तो कॉपर का रंग शुरुआत में भूरा होता है और गर्म करने पर यह काला हो जाता है। इसका मतलब यक्स की जगह पर कौन सा तत्व होगा, कॉपर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अगला प्रश्न है, Na2SO4 BaCl2 रिएक्ट कर रहे हैं ये दोनों, और रिएक्ट करके क्या बन रहा है, सॉरी, BaSO4 होगा, यहाँ पे BaSO2 है, ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। टाइपिंग मिस्टेक है, BaSO4 बनेगा, SO2 नहीं बनेगा, क्योंकि आयन SO4 है, सल्फेट। ओके, टाइपिंग मिस्टेक है वहां पे। और यह अभिक्रिया करके क्या बन रहा है, Na के साथ जो सल्फेट था, Na के साथ जो है Cl आ गया है। देखिए Na के साथ सल्फेट था SO4, लेकिन Cl आ गया है। और Ba के साथ देखा जाए तो Ba के साथ क्लोरीन
था, लेकिन बी के साथ आ गया सल्फेट। यानी यहां पे हुआ क्या है, आयनों का अदला बदली। जब आयनों का अदला बदली होता है तो उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एवं उभय विस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका मतलब यहां पे आयनों का अदला बदली हो रहा है, इसलिए कौन सी अभिक्रिया है, इसलिए यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरे दोस्त, हम सभी का अगला प्रश्न है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। मेरे दोस्त एक चीज समझिए, जिंक क्या है, एक प्रकार का धातु है, और सल्फ्यूरिक अम्ल नाम से ही अम्ल है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करेगा हमेशा हाइड्रोजन गैस बनाएगा। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरे दोस्त, हम सभी का अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक, रिएक्टेंट या प्रतिकारक के नाम से भी कभी कभी जान लिया जाता है इसे। ओके, तो अब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक एवं रिएक्टेंट के नाम से जाना जाता है, और उसके फलस्वरूप जो नया बनता है उसे उत्पाद। देखिए, अब भाग जो लेगा रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेगा उसे अभिकारक, और जो नया बनेगा उसे उत्पाद या प्रतिफल। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देख लीजिए, ये एग्जांपल देखिए, Na2SO4 ये जो है, Na2SO4 ये रासायनिक अभिक्रिया में शुरुआत में भाग ले रहा है। ये रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है ये हो गया अभिकारक। अभिकारक के दौरान नया बन क्या रहा है, NaCl बन रहा है, BaSO4 बन रहा है। ये जो बनेगा इन दोनों को कहा जाएगा उत्पाद। देख लीजिएगा, मैं पता नहीं इसको जो है अभिकारक, और ये भी अभिकारक, और ये जो नया बनेगा उसको बोलेंगे उत्पाद या प्रोडक्ट। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरे दोस्त, हम सभी का अगला प्रश्न है, ध्यान दिया जाए, H2 + O2 अभिक्रिया करके बना रहा है 2H2। ओके, आप गौर करिए, दो अलग अलग तत्व थे, उससे मिलाकर एक तत्व बन रहा है। तो आप जानते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर या तत्व मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करें तो उस अभिक्रिया को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, एक चीज ध्यान रखिएगा, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस को जब गर्म करिएगा, हीट दीजिएगा, तो इसमें बनता है PbO, साथ में बनता है NO2, और इसके अलावा बनता है O2। क्या बनता है, O2। ये चीजें बनता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर PbO, लेड ऑक्साइड, और ये NO2 और O2 बनता है। तो इस तरीके से हम सभी का जो आंसर हो जाने वाला है मेरे भाई, मेरे दोस्त, वह आंसर हो जाएगा, क्या बोला जाए, इसको हटा देते हैं, हम इरेज कर देते हैं पहले, या आजा खत्म करते हैं। तो हम लोगों का आंसर क्या होने वाला भाई मेरे दोस्त, तो ये होगा NO2 और O2। ओ, दोनों ऑप्शन में एक ही लिखा गया है, कोई बात नहीं। तो मेरे दोस्त, हम सभी का अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, जिंक ऑक्साइड अभिक्रिया कर रहा है, और अभिक्रिया करके बन क्या रहा है, जिंक ऑक्साइड अभिक्रिया कर रहा है और अभिक्रिया करके बन रहा है जिंक प्लस CO, जिंक प्लस CO। अब एक बात समझते हैं, यहां पर हो क्या रहा है, यदि गौर से आप चीजों को समझें तो जिंक में ऑक्सीजन था और कार्बन में ऑक्सीजन नहीं था। देखिए, उपचयन और अपचयन से ही रिलेटेड प्रश्न है, तो उसी से रिलेटेड हम लोग प्रश्न को डील करेंगे, तो चीजें समझा जाए। तो आपने थोड़ा देर पहले देखा कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगा उसका होगा ऑक्सीकरण, उसका होगा उपचयन, उसका होगा उपचयन। जिसमें ऑक्सीजन का मात्रा घटेगा उसका होगा अवकरण, अपचयन, रिडक्शन। ओके,
अब देखा जाए जिंक में ऑक्सीजन की मात्रा थी, लेकिन जिंक में यहां पे क्या है, देखा जाए तो ऑक्सीजन तो खत्म हो गया, ऑक्सीजन हट गया। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो जिंक का हो रहा है अपचयन, यानी जिंक का नहीं, जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, अर्थात जिंक ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। लेकिन ये क्या है, बी, उपचयित है। ये क्या है, गलत हुआ। जिंक ऑक्साइड अपचयित हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन उससे कम हो रहा है। ओके ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। कार्बन को देखते हैं, कार्बन से संबंधित उपचयन भी दिया है और अपचयन से रिलेटेड शब्द भी दिया है, दोनों में समझते हैं। तो कार्बन में हो क्या रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रहा है। देखिए कार्बन पहले अकेले था, बाद में ऑक्सीजन बढ़ जा रहा है। तो जिसमें ऑक्सीजन बढ़ता है उसका होता है उपचयन। क्या होता है, उपचयन, अर्थात कार्बन उपचयित हो रहा है, न कि अपचयित हो रहा है। ओके, इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। हम सभी का अगला प्रश्न है जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या है। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या है। देखिए मैंने इस प्रश्न को पहले चैप्टर में ही ऐड कर दिया है, लेकिन ये जो प्रश्न है वह थर्ड चैप्टर से रिलेटेड है, यानी धातु और अधातु वाले चैप्टर से रिलेटेड है। थोड़ी सी बातें समझते हैं, ऐड हो ही गया है तो इससे रिलेटेड चीजें हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये पहले चैप्टर का प्रश्न है नहीं। ओके, थोड़ी सी कुछ बातें यहां पर देखते हैं और हम लोग समझेंगे। एक स्क्रीन पर आप लोगों को कुछ शो हो रहा होगा, देखिए इसे बोलते हैं सक्रियता श्रेणी, अभिक्रियाशीलता श्रेणी। मतलब कौन सा धातु जो है कितना ज्यादा अभिक्रियाशील है, ज्यादा अभिक्रिया करेगा। तो देखिए यहां पर जिंक है। पहले प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग ना, ध्यान रखिएगा। हम लोगों का प्रश्न है ऐसा कि मैं प्रश्न के पास आ ही रहा हूं, या जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा, जिंक और लेड को देखना है किसकी अपेक्षा, कॉपर की अपेक्षा क्या है। तो ध्यान देते हैं, जिंक को देखना है, जिंक और लेड को देखना है कॉपर की अपेक्षा। तो मेरे भाई देखिएगा, जिंक और लेड को देखना है, जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा, कॉपर की अपेक्षा। तो ख्याल करिए क्या है, देखिए ऊपर वाला जो है ये पोटेशियम, यहां पे ये सबसे अभिक्रियाशील धातुओं में से एक है। सोडियम उससे कम है अभिक्रियाशील, मतलब अभिक्रिया करने का रेट जो है उससे कम है। और जैसे जैसे नीचे आएंगे ये घटती हुई अभिक्रियाशीलता को इंडिकेट कर रहा है, नीचे जो भी धातु आ रहे हैं, राइट ना। तो ऐसे मैं इस चीज को डिटेल से पढ़ाऊंगा धातु वाले चैप्टर में, धातु और धातु वाले चैप्टर में। लेकिन यहां पर देखा जाए कॉपर की अपेक्षा जिंक और लेड ऊपर की ओर है, कॉपर की अपेक्षा जिंक और लेड क्या है, ऊपर की ओर है। इसका मतलब यह है कि जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा ज्यादा अभिक्रियाशील है, ज्यादा अभिक्रियाशील है। आइए अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम सभी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त हम सभी का प्रश्न है, प्रश्न है कि ये तो हो ही चुका है। ओके, और प्रश्न कुछ ये था। ओके शुक्रिया। ओके आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। तो जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या है, तो जिंक और लेड जो है कॉपर की अपेक्षा, कॉपर की अपेक्षा ज्यादा अभिक्रियाशील है। जिंक और लेड जो है कॉपर की अपेक्षा ज्यादा अभिक्रियाशील है, यानी अधिक अभिक्रियाशील है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। मेरे दोस्त आप शुरुआत में ही समझे, अभी थोड़ा देर पहले Na2SO4 वाला जो प्रश्न था, BaCl2, जब आयनों का अदला बदली होता है उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। आपने उधर समझा था। ओके, आयनों का अदला बदली होगा तो उसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया, या इसे इंग्लिश में बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहां पर भी नॉर्मल देखा जाए Mg और O2 रिएक्शन कर रहे हैं और बना रहा है क्या, क्या बना रहे हैं भाई, 2MgO, यानी दो तत्वों ने भाग लिया, बनाया सिंगल पदार्थ। तो उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगला प्रश्न है ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक
अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। दो या दो से अधिक चीजें मिले और एक उत्पाद का निर्माण करें, तो भाई मेरे अभी अभी क्या है, वही तो देखा हम लोगों ने कि दो या दो से अधिक, ऐसे यहाँ पे दो ही तत्वों ने भाग लिया था और एक एकल पदार्थ का निर्माण किए। जब दो या दो से अधिक तत्व भाग लेंगे और या अभिकारक भाग लेंगे और एकल उत्पाद बनाएंगे, उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकार का लौह उत्सर्जित होता है? तो मेरे भाई सफेद चमकदार जो है लौह निकलता है मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है। और हाँ, एक प्रश्न और आपने इंपॉर्टेंट अभी पढ़ा थोड़ा देर पहले कि AgCl2 का कलर कैसा होता है, यानी सिल्वर क्लोराइड, तो उसका भी सफेद था, राइट ना, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? तो मेरे भाई धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वह जो है क्षारीय ऑक्साइड कहलाते हैं। उनकी प्रकृति जो होती है क्षारीय होती है। हाँ, दो ऐसे धातु ऑक्साइड हैं जिनकी प्रकृति उभयधर्मी होती है, वह अम्ल के जैसा भी काम करते हैं और क्षार के भी जैसा भी काम करते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड उन्हें कहा जाता है। एक है जिंक ऑक्साइड ZnO और एक है मेरे भाई Al2O3। ये दो ऐसे हैं जो धात्विक ऑक्साइड तो हैं लेकिन यह क्षारक के जैसा भी काम करते हैं, क्षारीय भी काम करते हैं, एल्कलाइन नेचर के भी होते हैं और एसिडिक नेचर के भी होते हैं, दोनों के जैसा ये व्यवहार करते हैं। बाकी जितने भी ऑक्साइड हैं वह क्या बोला जाए, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ओके, याद रखिएगा। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक भी आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं कि जितने भी धातु होते हैं वह बेस के जैसे होते हैं। और मैं समझा रहा हूं क्या लिख रहा हूं मैं, चीजें बस एक मिनट वेट करिएगा। ऐसे जानते भी होंगे यदि क्लास किए होंगे तो चीजें ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, MB ना, जैसे यदि आपसे कोई कहे कि भाई हॉटस्पॉट चालू करना, तो कहते हैं MB ना, MB ना। MB ना का मतलब क्या है? MB ना का मतलब कि मेटल जो है बेस के जैसा व्यवहार करता है। मेटल, M का मतलब मेटल, मेटल जो है वो किसके जैसा बिहेव करता है, उसका नेचर क्या होता है, बेस के जैसा। ओके, तो मेटल यानी धातु जो होता है बेस के जैसा, और नॉन मेटल जो है वह एसिड के जैसा नेचर उसका होता है। ओके, तो आपने समझा कि धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है। तो धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वह क्षारीय होते प्रकृति के होते हैं। हाँ, दो को छोड़कर, एक आपने जिंक ऑक्साइड देखा, एक Al2O3 देखा। हाँ, एक बात और समझिएगा, बाकी जितने अधात्विक, यदि अधात्विक बोल देता अधात्विक ऑक्साइड, तो वो किस प्रकृति का होता? तो अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वह अम्लीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के। हाँ, लेकिन दो तीन को छोड़कर देखिए H2O, यह भी अधात्विक ऑक्साइड है, यह भी अधात्विक ऑक्साइड है लेकिन उदासीन होता है। आगे देखिए N2O, यह भी अधात्विक ऑक्साइड है लेकिन यह उदासीन होता है। जितने भी अधात्विक ऑक्साइड तो वह अम्ल होते हैं, नॉन मेटल एसिड के जैसा काम करते हैं। लेकिन एक दो आपको स्पेशल याद रखना होगा, दो आप ये याद रखिएगा, मैं इसे इरेज करके दो और लिख रहा हूं, उससे आप देखिएगा। एक है NO और एक है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ये दोनों उदासीन के जैसा बिहेव करते हैं, अर्थात न्यूट्रल होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई। अधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं, तो मेरे दोस्त आपने भी देखा तो अधात्विक ऑक्साइड Na ना करके मैंने बताया ना, अधात्विक ऑक्साइड नॉन मेटल एसिड के जैसा, नॉन मेटल एसिड के जैसा यानी अम्ल के जैसा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम सभी का अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को थोड़ा सा देखेंगे हम लोग धातु वाले चैप्टर में हो जाने के पर। निम्नलिखित में आंशिक कारक, ओके, एक हम लोग इस प्रश्न को देखेंगे, थोड़ा सा वेट करिएगा, ध्यान रखिए। ओके, Cu और O2 रिएक्ट करके बना रहे हैं CuO। ये कैसी अभिक्रिया है? तो आप देखिए दो तत्वों ने भाग लिया और एक पदार्थ का निर्माण हो रहा है, एक उत्पादक। ये कैसी अभिक्रिया है? ये संयोजन हुआ है, लेकिन संयोजन तो ऑप्शन में है नहीं। अब क्या किया जा सकता है? तो इसके अलावा एक बात समझते हैं बच्चे, मेरे भाई मेरे दोस्त। संयोजन नहीं है तो ऑप्शन क्या है? अपघटन। अपघटन कब कहेंगे? जब एक तत्व कई भागों में टूटे, डिकम्पोजिशन। अपघटन तो है नहीं, जब एक पदार्थ
दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाए। अपघटन तो है नहीं, ऑक्सीकरण, ओ ऑक्सीजन से रिलेटेड तो है, जब ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास, सही है, कॉपर में ऑक्सीजन का योग तो हो रहा है, इसलिए जो है वह क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिएगा, मैं थोड़ा जल्दी, क्योंकि ऑक्सीजन, मैं जल्दी में नहीं, मतलब ये हट गया जल्दी से, ठीक है, हो गया। ये जो कॉपर जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और इसमें ऑक्सीजन का योग हुआ, कॉपर ऑक्साइड बना, तो ये हुआ ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है, Fe2O3 भाग लिया है Al के साथ, एल्युमिनियम के साथ, फेरस ऑक्साइड जो है वो एल्युमिनियम से रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट करने के बाद क्या हो रहा है कि जो लोहा है, आयरन, उससे ऑक्सीजन अलग हो जा रहा है। देखिए ध्यान से, ओके, दिख रहा है आपको, दिख तो रहा होगा, क्योंकि फेरस जो है उसके साथ ऑक्सीजन पहले था अभिकारक में, लेकिन उत्पादक में देखा जाए, उत्पाद में तो फेरस के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यानी देखा जाए तो फेरस से ऑक्सीजन क्या है, हटा है, और वो आके किस में जुड़ गया है, एल्युमिनियम में। एल्युमिनियम के साथ कुछ नहीं था, एल्युमिनियम के साथ कुछ नहीं था, बाद में एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो जब एक पदार्थ का स्थान अदला बदली हो, उसे बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन जब दो आयनों का अदला बदली हो तब जाके द्विविस्थापन अभिक्रिया होता, लेकिन यहां पर एक ही आयन, केवल ऑक्सीजन का स्थान चेंज हो रहा है, ओके, तो उसको बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया या केवल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ, यदि द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देखना हो तो थोड़ा देर पहले आपने इक्वेशन किया, और जिसमें आपने Al2SO4 वाला जो क्वेश्चन था, Al2SO4 नहीं, Na2SO4 का जो क्वेश्चन था, Na2SO4 BaCl2, थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन किया, वह द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, फिर उपचयन अपचयन से रिलेटेड है। PbO अभिक्रिया कर रहा है, लेड ऑक्साइड जो है अभिक्रिया कर रहा है कार्बन से, बना रहा है Pb और CO2। गौर किया जाए हो क्या रहा है, देखा जाए तो लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट जा रहा है, तो लेड ऑक्साइड में क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी हुआ, लेड ऑक्साइड में ऑक्सीजन का कमी हुआ, तो लेड ऑक्साइड तो अपचयित हो गया। जब ऑक्सीजन कमी होगा तो क्या बोला जाए, अपचयित होगा, ठीक है। और कार्बन में क्या है, कार्बन अकेले था, उसमें कार्बन में ऑक्सीजन बढ़ रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम सभी का अगला प्रश्न है मेरे भाई, AB प्लस CD रिएक्ट करके बना रहे हैं AD और CV। यहां पर देखिए हो क्या रहा है, A के साथ B था, A के साथ क्या था, B, और ये B चला रहा है C के साथ, देखिए ध्यान से, और ये जो C के साथ D है वो चला रहा है A के साथ। गौर करिए यहाँ पे, यानी B और D में बदलाव हो रहा है, आयन जो है चेंज हो रहे हैं। जब भी आयन चेंज होते हैं तो इसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या उभय विस्थापन अभिक्रिया। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। हम सभी का अगला प्रश्न है, दूध से ही दही बनना कैसा परिवर्तन है। तो मेरे दोस्त, दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। देखिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है, देखिए ऐसा परिवर्तन जो दोनों तरफ चल सकता है, जो दोनों तरफ चल सकता है वह भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बर्फ को हम पानी बना सकते हैं, फिर पानी से बर्फ भी बना सकते हैं, तो हम दोनों ओर चल सकते हैं, तो ये हुआ भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। लेकिन यदि बात की जाए, दूध से दही तो बना देंगे, लेकिन दही से फिर दूध नहीं बना पाएंगे, एक ही ओर ये रिएक्शन चल रहा है, ये एक ही ओर परिवर्तन हो रहा है। जब जो परिवर्तन केवल एक दिशा में चले उस परिवर्तन को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम सभी का अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और बने नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। भाग लेने वाले को रिएक्टेंट, और नया जो बनेगा उत्पाद या प्रोडक्ट कहा जाता है। और वे अभिक्रियाएं जिनके अपघटित होने में ऊर्जा अवशोषित होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है, वे अभिक्रियाएं जिनके घटित होने में ऊर्जा का अवशोषित होता है, ऊर्जा अवशोषित होता है, जिस ऊर्जा मतलब उष्मा, ऊर्जा मतलब उष्मा, उष्मा का अवशोषण होता है। जब जिसमें उष्मा का अवशोषण होगा उसको बोलेंगे उष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जिसमें उष्मा निकलेगा वह होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
उष्माक्षेपी अभिक्रिया, लेकिन इसमें उष्मा का अवशोषण हो रहा है, इसलिए यह है उष्माशोषी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। तो आपने देखा होगा कि चूना पर जब जल डालते हैं आप, चूना पर जब आप जल डालते हैं तो क्या होता है, CaO जो है, CaO जो है जब रिएक्ट करता है जल से H2O के साथ, तो रिएक्ट करके बनाता है CaOH का होल ट्वाइस, ये ए है, ख्याल करिएगा, हाथों से लिखा नहीं पा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, आप लोगों का बस सहारा रहेगा तो मैं इतना से भी काफी हूं, और चीजें तो समझ में आ ही रहा होगा। CaOH का होल ट्वाइस बनता है और साथ में बनता है हीट एनर्जी। आप देखे होंगे चूना को गर्म वगैरह, जब चूना पर जब पानी डाला जाता है तो साथ में क्या होता है, साथ में जो है गर्मी भी निकलता है, हीट भी निकलता है, वह गर्म भी हो जाता है। आपने महसूस किया होगा। तो जिस अभिक्रिया में उष्मा की उत्पत्ति हो उस अभिक्रिया को कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। हम सभी का अगला प्रश्न है, देखा जाए कि क्या है। मैं आशा करता हूं कि मेरे दोस्त आप लोगों को चीजें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से, ध्यान दीजिएगा, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? देखो भाई चीजें समझो, इस प्रक्रिया की बात किया जाता है। देखो एक बात तो समझ में आ रहा है कि पौधे द्वारा कुल मिला जुला के भोजन बन रहा है, और ऊपर बस यही मेंशन किया गया है कि क्या क्या चीजें लगता है, क्लोरोफिल लगता है, सूर्य का प्रकाश जरूरी होता है, फिर पौधे जो है वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, पृथ्वी से जल ले लेते हैं, ये चीजें बात किया गया है। और यहां पर ये नहीं बोला गया कि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहां पर बोला गया कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, रिएक्शन है। तो मेरे दोस्त यह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश लिया जा रहा है, लाइट लिया जा रहा है, और इसके द्वारा रिएक्शन हो रहा है, तो इसलिए केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ये जो अभिक्रिया, ये जो रिएक्शन है वह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। यदि आप इसका रिएक्शन देखना चाहेंगे तो कुछ इस प्रकार इसका रिएक्शन है, आप इसे देख सकते हैं। मेरे दोस्त वो रिएक्शन कुछ ऐसा है कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो नजारा कुछ ऐसा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल अभिक्रिया करते हैं, सूर्य और प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल लगता है, तो ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन का, देख लो भाई हमारा भी ना दिमाग, ठीक है कोई बात नहीं, हम क्या बोला जाए, बचपन से पढ़ते हैं हम लोग कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं पौधे, हम कार्बन डाइऑक्साइड बता रहे हैं, लेकिन नहीं, चीजें याद रखिएगा क्या होता है ऑक्सीजन। जी भाई चाम कबाब फिसल जाता बात, चलो सब भाई आवा सब भाया सब देखा सब, देखा जाए और समझा जाए। मेरे दोस्त अगला प्रश्न क्या है? तो मेरे दोस्त हम सभी का अगला प्रश्न है ये है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है, अर्थात टूट जाता, अलग अलग हो जाता है। तो देखो भाई मैंने बताया था कि सूर्य के प्रकाश से दो पदार्थ ऐसे हैं जो अलग अलग हो जाते हैं, एक है AgCl2 और एक है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। ये दोनों जो है अपघटित हो जाते हैं, याद रखिएगा। सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है वह व्हाइट होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो मेरे दोस्त श्वसन जो है वह उपचयन अभिक्रिया है। श्वसन क्या है? उपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, उसके उपरांत ही एनर्जी का निर्माण होता है। आइए लगभग आज जितना भी क्वेश्चन था सब हो गया, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।